नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो आज से 23 साल पहले यानी कि 1999 में एनसीपी का गठन हुआ था। शरद पवार कांग्रेस से नाराज होकर बाहर आए और उन्होंने एनसीपी का गठन किया। लेकिन 23 साल बाद अब चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि क्या एनसीपी टूटने वाली है, महाराष्ट्र में एक और पार्टी में टूट होने वाली है। इसके पीछे की वजह क्या है, इन सारी बातों को लेकर आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, अजीत पवार हालांकि अब कहने लगे हैं, हाल ही में उनका बयान आया है कि मैं चाचा के साथ में हूं और रहूंगा भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम रहा है वो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि क्या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे, और अगर थे तो क्या खेल बैकएंड में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेलना चाहती है, खेला करना चाहती है, वो क्या है दरअसल। शरद पवार को मैं देख रहा हूं हिमांशु, बहुत ज़्यादा सक्रिय पिछले कुछ दिनों में हो गए हैं। जब से उनका इंटरव्यू आया है जो उन्होंने एक टीवी चैनल को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जेपीसी की मांग का समर्थन नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि देश के उद्योगपतियों को उचित सम्मान मिले, क्योंकि ये उद्योगपति देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में योगदान देते हैं। इस इंटरव्यू के बाद से वो लगातार चर्चा में हैं। उसके बाद ये समझा गया कि क्या शरद पवार खुद भारतीय जनता पार्टी के करीब हो रहे हैं, क्या वो पलट रहे हैं। उसके बाद वो दिल्ली चले आए। दिल्ली आकर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की और स्पष्ट कर दिया कि वो यूपीए नहीं छोड़ रहे हैं। फिर लोगों ने कहा कि ये तो कमाल की बात हो गई कि विपक्ष के साथ भी नहीं है और विपक्ष के साथ भी हैं। तो भाई शरद पवार हैं, उनके बारे में कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब उनकी जो सक्रियता थी वो बहुत से लोगों को थोड़ा असहज कर रही थी कि आखिर पवार जबकि 8-9 महीने अभी हैं, 10 महीने इलेक्शन में, तो फिर अचानक क्या बात है। महाराष्ट्र में हलचल भी तेज है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वेणुगोपाल उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके आए हैं और माना ये जा रहा है कि अगर एनसीपी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते हैं तो महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में पलड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हल्का हो जाएगा, बावजूद इसके कि उनके साथ शिंदे हैं। ऐसी राजनीतिक गणित वहाँ पर है और इसी बीच एक खबर आ गई है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, और वो खबर है शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर। अजीत पवार जो कि कहा यही जाता था कि जो शरद पवार की राजनीति है उस राजनीति की जो विरासत है वो अजीत पवार संभालेंगे। लेकिन साल 2009 में सुप्रिया सूले विदेश में रहती थी, शरद पवार की बेटी वो चली आई और वो सांसद हैं, और तब से थोड़े रिश्ते परिवार के भीतर तल्ख हुए। आज की तारीख में माहौल ये है कि एनसीपी जिसके पास 53 एमएलएज हैं, 53 एमएलएज के तरफ से तो कुछ नहीं आया है, लेकिन यह खबर बहुत तेज है कि उसमें से करीब 35 एमएलए ऐसे हैं जो तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के लिए, और उन सबों के दस्तखत अजीत पवार के पास पहुंच चुके हैं। यानी कि अजीत पवार, शरद पवार के भतीजे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में आना चाहते हैं, उसी प्रकार 2019 में जैसे वो आए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ। और ऐसा क्यों वो करना चाह रहे हैं, इसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। शिंदे का क्या रोल है इसमें, क्योंकि हम लोग जब बैकएंड में बात कर रहे थे तो इन बातों का जिक्र भी हुआ कि शिंदे को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उनके साथ जो लोग गए हैं उन पर भी कि वो योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं। अगर वो अयोग्य हो जाते हैं तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पर अजीत पवार को रख रही है, या फिर उनके साथ जो लोग आएंगे उनको रख रही है।
लेकिन अगर नहीं होते हैं तो फिर अजीत पवार या उनकी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा? वहीं पर बैलेंस बनाने के लिए शरद पवार भी बयान दे रहे हैं कि वो इधर भी हैं इधर भी हैं, क्या ये चल रहा है क्या फिलहाल के लिए? देखिए, जो कहानी आप बता रहे हैं, दरअसल इस पूरी खींचतान का मर्म वही है। अभी इस वक्त एक सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार है ये। पर शिवसेना शिंदे गुट के तमाम जो विधायक हैं, 16 विधायक, उन पर मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता का। जिस तरह से उन्होंने पार्टी तोड़ी और जिस तरह से वो रातों रात नई पार्टी बनी और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विधायक भी हो गए। तो तमाम विधायकों में 16 विधायक के नाम संदिग्ध है, उसमें खुद एक नाथ शिंदे का भी नाम है। क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हें अयोग्य ठहरा देगा? बड़ा प्रश्न ये है। मान लीजिए कि अयोग्य नहीं ठहराता है तो हालात जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। लेकिन अगर अयोग्य ठहरा देता है तो सरकार कैसे बचेगी? और कहा यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बी तैयार कर लिया है। तो इस प्लान बी से किससे फायदा होगा? सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को तो होगा ही। अगर अजीत पवार इधर आ जाते हैं तो शरद पवार उधर रह जाते हैं, तो ये तो पार्टी एक, जैसे शिवसेना टूटी थी और शिवसेना टूटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था, वैसे ही एनसीपी टूटेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा। अगर ये गेम जो प्लान है, बैकहैंड में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है, अगर ये प्लान है और ये आगे बढ़ता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को फिर से फायदा। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर सदस्यता निरस्त हो जाती है तभी जाकर के प्लान बी की बात सामने आती है। अगर सदस्यता रह जाती है तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं ही शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं और सरकार चल रही है। सामने लोकसभा चुनाव है जिसको मिलकर लड़ना है। लेकिन दिक्कत तब होगी जब अयोग्यता की स्थिति आ जाती है, और जब अयोग्यता की स्थिति आ जाएगी उस वक्त जो सहायता की जरूरत पड़ेगी उसे कहीं से तो प्राप्त करना है। तो ऑपरेशन लोटस का जो फॉर्मूला है, लोग मजाक में कहते हैं, तो क्या वो तैयार है? क्योंकि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी मिलकर 2019 में सरकार बना चुके हैं। हालांकि वो मात्र 3 दिन चली वो सरकार। देवेंद्र फडणवीस उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार रहे और वो मात्र 3 दिन चली। शरद पवार ने अपनी सारी राजनीतिक ताकत लगा करके सभी विधायकों को खुद फोन किया आपने और सबों को अपनी तरफ ले लिया। अजीत पवार भी वापस चले आए। पर आप देखिए, अजीत पवार की ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि लौट करके आने के बाद उस व्यक्ति से एक सवाल नहीं किया गया जो रातों रात विधायकों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच गए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास। उनसे सवाल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष का ओहदा भी दिया गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आज की तारीख में महाराष्ट्र असेंबली में वही है, अजीत पवार हैं। यानी कि उनकी रसूख पार्टी के भीतर है, ये इस बात की स्वीकारोक्ति थी। अजीत पवार ताकतवर हैं, इसको मानने का एक तरीका था। असल में एनसीपी, जैसे शिंदे कहते हैं कि असली शिवसेना हम हैं, तो वैसे ही क्या अब एनसीपी के लिए भी कहा जाएगा कि शरद पवार नहीं, असली ताकत जो है अजीत पवार के हाथ में है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, शरद पवार की शख्सियत जो है वो दूसरे स्तर की है। नहीं, वो नेता बड़े हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। हाँ, लेकिन राज्य के जो मैटर है ना, हाँ, उसमें शरद पवार कम दखल देते हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर रहते हैं। उनकी बेटी सुप्रिया सुले वो बारामती अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी देखती हैं। ये जो राज्य की राजनीति है इस पर अधिकतर फैसले अजीत पवार लेते हैं। ये शुरू से चलता आ रहा है। बीच बीच में ऐसे वाक़े आए हैं जब अजीत पवार और शरद पवार में कुछ माइनर डिफरेंसेस हुई हैं, लेकिन उसको परिवार के भीतर रखा गया है। अभी मुझे याद है 2019 में ही अजीत पवार के लड़के को टिकट दिया जाना था लोकसभा का, और शरद पवार के पोते को भी, किसी दूसरे भाई के लड़के को भी, और प्राथमिकता
किसी दूसरे भाई के पोते को मिली, ग्रैंड नेफ्यू जो शरद पवार के थे उनको मिली, अजीत पवार के बेटे को नहीं मिली। बाद में जब बात बढ़ी तो टिकट तो हासिल कर लिया गया, लेकिन अजीत पवार के बेटे चुनाव हार गए, रोहित पवार चुनाव जीत गए। तो परिवार के भीतर खींचतान है। ये भी बार बार कहा जाता है कि जब उप मुख्यमंत्री बनाने का मामला आया था, 2012 की बात कह रहे हैं, जब आदर्श हाउसिंग स्कैम हुआ था हमारे देश में, महाराष्ट्र से ये खबर आई थी, तो उस वक्त उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल थे, उन्हें हटाया गया था। जब हटाया गया था तो नए व्यक्ति की ज़रूरत थी। शरद पवार चाहते नहीं थे कि परिवार का व्यक्ति कोई बने, लेकिन अजीत पवार उस वक्त पहली दफ़ा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। पार्टी में उनकी वो रसूख हो गई थी। हमेशा वो अपने चाचा के साथ रहे 90 के दशक में लगातार, और ज़मीनी स्तर पर जो राजनीति है वो अजीत पवार के ही हाथ में है महाराष्ट्र में। पर शरद पवार से वो सीधे लोहा नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं। ये बात तय है, क्योंकि शरद पवार मराठाओं में सबसे बड़े नेता हैं, कोई भी दल हो। पर मजबूरियां क्या ना कराएं, अजीत पवार के सामने जो मजबूरी है उसको भी सुनना बहुत ज़रूरी है। अजीत पवार कई ऐसे मामलों में फंसे हैं जिन पर ईडी सीबीआई का शिकंजा उन पर कस सकता है। अभी ताज़ा उदाहरण है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो लोन देती है चीनी मिलों को। वहाँ पर आप जानते हैं ये लोग शुगर लॉबी में, कोऑपरेटिव्स में ये जुड़े हुए लोग हैं, इनके बहुत से शुगर फैक्ट्रीज़ हैं, कोऑपरेटिव्स हैं। तो वो जो लोन आए, कहा जाता है कि वो लोन जिन कंपनियों को दिए गए वो बिना प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, क्योंकि जिस कोऑपरेटिव से लोन दिए जा रहे थे उस कोऑपरेटिव के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अजीत पवार थे, और जिस कंपनी को लोन दिए जा रहे थे उस कंपनी से भी जुड़े हुए अजीत पवार और उनकी पत्नी थी। तो मतलब यह है कि सब आपस में ही घालमेल हो रहा था। इस मामले को उसी वक्त उठा दिया था देवेंद्र फडणवीस ने और भारतीय जनता पार्टी ने। बाद में जब सरकार बन गई उद्धव ठाकरे की, तो मामला बंद कर दिया गया कि चलिए भाई, अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्री के खिलाफ कैसे हो सकता है। लेकिन ये मामला फिर से खुल गया है, और इस मामले में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है अभी 5 अप्रैल को। और उस चार्जशीट में उस शुगर कंपनी का तो नाम है जिसको कि अनाधिकृत तरीके से लोन दिया गया था, लेकिन उस कंपनी के मालिकान का नाम नहीं है। मालिक कौन? अजीत पवार। और कहा गया है कि आगे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर कुछ और नाम जोड़ने पड़े तो जोड़ेंगे। तलवार लटकी हुई है। अजीत पवार कहीं उस वजह से मजबूर तो नहीं है। यही मजबूरी नज़र ही आ रही है, क्योंकि जब एमवीए में थे तब ये सोच रहे थे कि चलिए सरकार में है तो थोड़ा दबाव है, चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी। अब क्योंकि अब सरकार में भी नहीं है, एमवीए की सरकार तो गिर गई, अब सरकार में जाना है तो मजबूरी के नाते वहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। आपको नज़र आता है सुप्रिया सुले जो जिन बातों का जिक्र कर रही हैं कि 15 दिनों में बहुत बड़ा बदलाव होगा, बम विस्फोट होगा, क्या वो भी चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी करीबी रहे एनसीपी की? आपको लगता है क्या ऐसा? उनके बयान से क्या लगता है? इस बयान से क्या आप समझते हैं? देखिए, राजनीति जो महाराष्ट्र की है उसमें इस वक्त अगर एनसीपी, शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों एक हो जाते हैं, एक कल्पना कीजिए कि स्थिति बनती है, तो 48 सीटों में क्लीन स्वीप हो जाएगा इस गठबंधन का। उस तरफ अगर केवल कांग्रेस और उद्धव रह जाते हैं तो इस तरफ से क्लीन स्वीप हो जाएगा। यानी कि एक तरफ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तो है ही, दूसरी तरफ उद्धव और कांग्रेस तो है ही, बीच में एनसीपी खड़ी है। एनसीपी अगर इधर जाती है तो क्लीन स्वीप, इधर जाती है तो जबरदस्त पलराव भारी। एनसीपी अगर बट जाती है तो फिर एनसीपी की तो दुर्दशा हो जाती है, फिर फाइट वहां हम होते देखेंगे। तो एनसीपी को तय करना है। अब वहां के जो वोटर हैं
जिसको बहुत ही करीने से शरद पवार ने संभाला है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, शुगर बेल्ट, शुगर लॉबी जिसको कहा जाता है, उसमें उनके समर्थकों में जो वोटर हैं वो हिंदूवादी वाली राजनीति वाले वोटर नहीं हैं। उनके कई मुस्लिम समर्थक भी हैं। तो अपनी पूरी राजनीतिक विरासत को थोड़ा पलट करके एनडीए में शामिल हो जाना उनके लिए बहुत आसान सौदा नहीं है। उनके लिए कंफर्टेबल शरद पवार के लिए यूपीए के साथ ही बने रहना है। लेकिन अगर अजीत पवार तोड़ करके चले जाते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप समझिए कि आज की तारीख में वो मात्र शिंदे के साथ है। अगर अजीत पवार भी आ जाते हैं जिनकी राज्य की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ है, तो फिर चैलेंज बहुत बढ़िया ठोक सकते हैं। और महाराष्ट्र आप जानते हैं कि ऐसा राज्य है, 48 सीटों वाला राज्य, जिसको लेकर बहुत चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो 3 दल एक साथ हैं, एनसीपी, महाविकास अघाड़ी में और उद्धव और कांग्रेस, ये तीनों कभी साथ आए नहीं। इन तीनों के जो वोट बैंक हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल खड़ी कर देंगे, शिंदे नहीं रोक पाएंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी को मदद चाहिए। अब वो मदद क्या अजीत पवार लेकर के आ रहे हैं। सुप्रिया सुले इस वक्त एक ऐसी स्थिति है उनकी जिसमें कि वो निर्णय नहीं ले सकती हैं। धमाका होगा, कुछ इस तरह की बातें वो कह करके ये संकेत दे रही हैं कि कुछ होने वाला है। पर जो करने वाले हैं लोग वो या तो शरद पवार हैं, नहीं तो अजीत पवार हैं। आपको लगता है कि अजीत पवार आज की तारीख में, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ, रातों रात जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, तो देखते रह गए शरद पवार जी भी, और वो सामने आकर तो यही कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ हैं या फिर ये सही नहीं हो रहा है। हालांकि बाद में चीज़ें चेंज हो गई। आज भी अगर ये स्थिति बनती है और कल को 30-35 विधायक बताए जा रहे हैं जो अगर लेके वो चले जाते हैं, तो शरद पवार जी कुछ ज़्यादा कर पाएंगे ऐसा नज़र नहीं आता है। वो नेता हैं एक बड़े और बहुत पहुंची हुई चीज़ भी हैं, लेकिन जब अपने ही साथ में नहीं इस तरह से धोखा देंगे, क्योंकि पिछली बार हम देख चुके हैं कि क्या हुआ, तो ऐसा अगर होगा तो हो जाएगा, उसमें शरद पवार जी उसको रोक नहीं पाएंगे। फिर देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने पिछली दफ़ा ही कहा था, अभी हाल में कहा था कि पिछली दफ़ा जो घटना घटी थी वो अकेले अजीत पवार कर रहे थे, ऐसा नहीं है। 2019 में हमारी सरकार को समर्थन देने जब अजीत पवार आए थे, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है, हाल में उन्होंने कहा है। तो शरद पवार जी को इस बात की जानकारी थी, इस बात का इल्म था, उस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई पवार साहब की तरफ से और किसी की तरफ से। लेकिन देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पवार साहब को पता था कि अजीत पवार हमारे समर्थन में आ रहे हैं। तो ये तो आश्चर्य की बात है कि पता था और फिर भी वो कहते रहे कि नहीं नहीं हम यूपीए के साथ रहेंगे, और उन्होंने फिर बाकायदा सरकार भी बनवाई एमवीए की। दूसरी बात यह है कि अजीत पवार चले ही जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर एक कंक्लूसिव बात तब तक नहीं कही जा सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। अजीत पवार संभवतः ये विश्वास देने में सफल हुए हैं बीजेपी को कि अगर आपको क्राइसिस हुई तो मैं हूं ना, लेकिन अगर नहीं होती है तो फिर आपको क्यों मेरी ज़रूरत पड़ेगी। लोकसभा के वक्त लोकसभा का हम देख लेंगे, अभी फिलहाल जो है आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूं ना। और इतना कह करके वो अपने ऊपर आने वाले जो ईडी सीबीआई के प्रेशर्स हैं उसको पीछे धकेलने में तो कामयाब हो ही जाएंगे, क्योंकि एक सपोर्टर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हमेशा रखना चाहेगी। एनसीपी अब पहले वाली नहीं रही है। एनसीपी के भीतर एक बगावत की लहर पैदा हो चुकी है, और ये बगावत शरद पवार के रहते रहते शायद न हो। शरद पवार ईश्वर करे बहुत दिन जिए, पर शरद पवार अपनी राजनीति के उत्तरार्ध में है। पर यह कहा जा रहा है कि उनके बाद एनसीपी किसका, तो एनसीपी अजीत पवार का होगा, और अजीत पवार की लाइन अभी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है। एक मराठा नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की तारीख में उनकी ज़रूरत है। वहाँ पर एक मराठा नेता नहीं है उनके पास, वो कभी शिंदे में तलाश रहे हैं। बेटी क्यों नहीं है और भतीजा क्यों है? इसलिए कि 2009 में राजनीति में आई हैं सुप्रिया सुले। वो अगर राजनीति में सक्रिय रहती
तो उसके पहले आ गई होती। उन्होंने सारा जीवन विदेश में बिताया। ये ज़मीन की राजनीति 80 और 90 के दशक से करते चले आ रहे हैं। जब पार्टी बनाई थी एनसीपी अलग से, पवार साहब कांग्रेस से अलग होकर के, तो खूब मेहनत अजीत पवार ने ज़मीन पे किया था। कार्यकर्ताओं को वो उसी तरह से पहचानते हैं जैसे कहा यह जाता था कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल पार्टी को संभालते हैं, राष्ट्रीय नेता हैं मुलायम सिंह यादव। तो आप समझिए इस तरह के नेताओं की बड़ी वक़्त होती है। दूसरा, उम्र आज की तारीख में अजीत पवार के साथ है, और अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई के बेटे हैं, उनसे छोटी हैं सुप्रिया सूले। सुप्रिया सूले बारामती के बाहर निकल ही नहीं पाई। मैं संसद में भी उनको देखता हूं तो किसी भी मुद्दे पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए कभी भी मैंने उनको देखा नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत ही सीमित तरीके से राजनीति करती हैं वो। बारामती उनके फादर की कंस्टिट्यूएंसी थी, उस पर ज़्यादा ध्यान उनका रहता है, पर एनसीपी विशेष में वो कितनी सक्रिय हैं ये कम दिखता है। अभी तो पवार साहब खुद ही सक्रिय हैं, लेकिन अजीत पवार ने दोनों तरफ संदेश दे करके एक मास्टर क्राफ्ट्समैन जो राजनीति का होता है उसकी छवि तो अख्तियार कर ली है। फिलहाल के लिए अजीत पवार पर जो तलवार लटक रही थी वो टल गई है, और बीजेपी पर भी सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर जो तलवार लटक रही थी, समझिए वो भी टल गई है, क्योंकि सब लोग महाराष्ट्र में शिंदे वहां से हटते हैं तो जगह को भरने के लिए उनके तैयार है, उनके पास विकल्प तैयार है। और लोकसभा चुनाव अगर मान लीजिए शिंदे साहब बने रहते हैं मुख्यमंत्री, तो लोकसभा के जो चुनाव आएंगे उसमें अजीत पवार किधर होंगे, एनसीपी में होंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ये विपक्ष के लिए बड़ा गफलत भरा है कि वो, क्योंकि विपक्ष लगातार बातचीत कर रहा है। अभी कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव गुट है, केसी वेणुगोपाल मिलने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा हमें सब एक साथ में हैं। उधर राहुल गांधी से भी मुलाकात हो गई शरद जी की, और उन्होंने कहा नहीं नहीं हम साथ में हैं। तो एनसीपी बड़ा खेला कर रही है, विपक्ष के साथ भी बड़ा धोखा कर रही है। इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। यहाँ वो जो कॉन्फिडेंस नहीं होना, कहीं ना कहीं चीज़ें, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो मान लीजिए आरजेडी के साथ है कांग्रेस की, या डीएमके के साथ है कांग्रेस के गठबंधन में। वो ईजीनेस जो है, वो ईज आपको नहीं दिखेगा जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल आ जाता है। कांग्रेस का झारखंड में भी गठबंधन है। इन सब जगहों पर वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। वो जान रही है कि मेरा जो सहयोगी है वो बीजेपी साइड नहीं देख रहा है, पर यहाँ पर वो मामला नहीं है। वहाँ कभी पवार साहब अपना बयान दे देते हैं, कभी अजीत पवार अपना बयान दे देते हैं। जो कहते हैं लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता है, जो करने वाले हैं उसके बारे में पता नहीं चलता है। और ऐसे में ये बड़ा स्पष्ट संकेत हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से क्या डोर खींच रही है, कि वो कठपुतली वाला हाल है कि चल रहा है। तो ऐसे में अब खेल तो हो ही रहा है राजनीति में, और खेल होते भी हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर में कौन जीतता है, किसके हाथ में ज़्यादा पावर रह जाती है। तो अजीत पवार क्या खेला करने वाले, हालांकि उन्होंने अभी जो बयान दिया है उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल के लिए वो हैं अपनी पार्टी के साथ में है, अपने चाचा के साथ में है। लेकिन क्या भविष्य में ये संभावनाएं बन सकती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की साइड हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर ये निर्भर करेगा कि वो किधर जाएंगे। हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा शो और आपके क्या विचार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।